नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन प्रमाणन जो टॉपिक है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले पार्ट मैंने करा दिया है और आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिन लोगों को भी पीडीएफ्स की ज़रूरत है वो इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना हुआ है जिसमें पीडीएफ किस तरह से आपको मिल सकती है। इस सभी क्लासेस की पीडीएफ के बारे में बात किया गया है कि जो आपका वन दरोगा के लिए मैं क्लासेस करवा रहा हूँ आपके टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इन सभी की पीडीएफ के लिए मैंने 200 रुपये का चार्ज रखा है और एक उसमें मोबाइल नंबर दिया गया है जिसमें आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वन प्रमाणन क्या होता है और वन प्रमाणन किसके द्वारा जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है कौन कौन इशू करता है। तो पीईएफसी और एक दूसरे का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, एफएससी। पीईएफसी और एफएससी सर्टिफिकेट इशू करते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है वो कितने प्रकार का होता है, क्या प्रक्रिया होती है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के, मतलब जो वन प्रमाण पत्र है वो जारी कैसे होते हैं। तो जो वन प्रमाणन है, जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें लैंग्वेज है, थोड़ा सा आपको हो सकता है ना समझ में आए तो मैं साधारण भाषा में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो जो पहला टाइप लिखा है वन प्रबंधन का प्रमाणन, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। पहले मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ। इसमें यह आकलन किया जाता है कि वनों का प्रबंधन मानकों के एक निर्दिष्ट सेट के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। तो सर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो वन प्रबंधन है मतलब फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं और उन मानकों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका वन प्रबंधन का प्रमाणन। दूसरा है सर्टिफिकेशन ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। इसकी हिंदी है ना थोड़ा सा अजीब आ रही थी तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। तो चेन ऑफ कस्टडी का जो सर्टिफिकेशन है वो क्या होता है, यह सत्यापित करता है कि प्रमाणित सामग्री की पहचान की जा चुकी है अथवा इसे वन से अंतिम उपभोक्ता तक जाने वाले गैर प्रमाणित या गैर नियंत्रित सामग्री वाली उत्पादन प्रक्रिया से अलग किया गया है। तो इस वाले सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि वहाँ से जो सामग्री निकलती है उसके हर एक स्टेप के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तो वहाँ से जो उत्पाद निकला मतलब वनों की बात कर रहे हैं और उपभोक्ता अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचा तो हर एक प्रोसेस में एक निर्धारित मानक बनाए गए हैं। उनको यदि फॉलो किया जाता है तो उसको बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। तो जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है इसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। पहले होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट कि जो वन है उनको सही तरह से उनका मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जा रहा है कि नहीं, और दूसरा वहाँ से जो उत्पाद निकलते हैं और जो एंड यूजर तक पहुँचते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगला पॉइंट इसमें लिखा है किसी अंतिम उत्पाद को प्रमाणित के रूप में लेबल करने के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन दोनों की आवश्यकता होती है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि किसी यदि प्रोडक्ट को फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मिला है, उसमें लेबल लगा है कि ये सर्टिफाइड है, तो उसमें दोनों तरह का सर्टिफिकेशन मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन दोनों होने चाहिए। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या ज़रूरत से ज़्यादा है क्या, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 4 सब्जेक्ट की जगह 1 सब्जेक्ट दिया गया है। तो आपका जो पेपर है ना उसका लेवल इस हिसाब से होगा कि अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहली बार हो रहा है तो आप पूरी तैयारी से जाइए। यदि आपकी तैयारी कम होगी तो आपके नंबर है ना दूसरों से आप पिछड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। पहली बात इतना ज़्यादा मटेरियल ही नहीं हो लेवल है
तो ये उतना ज़्यादा होगा ही नहीं। और मेरी कोशिश है कि जितना ज़रूरत का है उतना तो कम से कम मैं पढ़ाई दूंगा। अगला पॉइंट लिखा है, अधिकांश वन प्रबंधन प्रमाणन मानक वन प्रबंधन के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की बात हो रही है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट, ये वन प्रबंधन मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट के आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, सामाजिक मतलब सोशल, पर्यावरणीय मतलब एनवायरमेंटल और तकनीकी पहलुओं मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इनकी एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हैं, जिसमें प्रमाणीकरण के अधीन वन क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले श्रमिकों और परिवारों की भलाई शामिल है। अब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको आप खुद के नोट्स बना के तब पढ़िए। जब आपको एक बार में ना समझ में आए, उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टफ है नहीं, बस आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे वन प्रबंधन प्रमाणन की प्रक्रिया। 2 प्रक्रियाएं होती हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में। पहला होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा होता है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। तो अब हम लोग देखेंगे जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। क्या लिखा है, आवेदकों को निर्दिष्ट वन प्रबंधन प्रमाणन मानकों के पूर्ण अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। हालांकि इन चरणों का क्रम और तीव्रता योजनाओं और संचालन के बीच भिन्नता हो सकती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनको फॉलो करने के लिए एक प्रोसेस दी गई है, लेकिन ये जो प्रोसेस में जितने स्टेप्स बताए गए हैं वो चेंज भी हो सकते हैं आगे पीछे, और उनको जो फॉलो करने की तीव्रता है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी मतलब प्रिपरेशन। वन प्रबंधक जो फॉरेस्ट मैनेजर है ना, उसको यहाँ पे ऑपरेटर की संज्ञा दी गई है। तो वन प्रबंधक संबंधित लोगों से बात करके और अन्य स्रोतों से प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी एकत्र करता है। जो फॉरेस्ट मैनेजर है ना, उसको यदि प्रमाणन कर सर्टिफिकेट लेना है तो पहले पता करे ही कहाँ कहाँ से मिलता है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, उसकी बातें कर रहा है। दूसरा है संपर्क बनाना मतलब मेकिंग कॉन्टैक्ट। क्या लिखा है, ऑपरेटर संभावित प्रमाणनकर्ताओं से संपर्क करता है जो प्रमाणन प्रक्रिया की आवश्यकताओं और विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, और ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऑपरेशन को प्रमाणित करने में उनकी लागत का अनुमान लगाते हैं। तो क्या करेगा, दूसरे स्टेप में ऑपरेटर प्रमाणकर्ताओं से कांटेक्ट बनाएगा और जो सर्टिफिकेशन की नेसेसिटीज होंगी और डिटेल होंगी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, और उसके बाद वो लागत का अनुमान लगाएगा कि जो सर्टिफिकेशन है ना उसमें कॉस्ट भी, पैसा भी लगता है, तो उसको भी पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अगला है तीसरा स्टेप कि वो अब डिसीजन लेगा, फैसला करेगा। तो क्या लिखा है, ऑपरेटर प्रमाणन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समग्र निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट और अपेक्षित लाभों को निर्धारित करता है। कि जो ऑपरेटर है वो देखेगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी, इसमें कॉस्ट कितनी लग रही है और इससे हमको लाभ कितना मिलेगा। इस आधार पर यह तय करता है कि प्रमाणन उसके हित में है या नहीं। अब ये तो बहुत ज़रूरी है देखना कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है वो हित में है कि नहीं, और यदि ऐसा है तो कौन सी प्रमाणन योजना और प्रमाणीकरणकर्ता सबसे उपयुक्त होगा। तो जो फिर यदि सोचेगा कि ये हमारे लिए यहाँ सुइटेबल है तो वो देखेगा कि कौन सा स्कीम हम फॉलो करें और कौन सा जो सर्टिफायर है वो हम सेलेक्ट करें। अगला चौथा स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध। तो जब वो प्रमाणनकर्ता को सेलेक्ट कर लेगा तो फिर उसके साथ ऑपरेटर और सर्टिफायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो क्या लिखा है, ऑपरेटर और चयनित प्रमाणक एक औपचारिक अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो अब हर छोटी छोटी चीज़ों में होने लगा है। अगला स्टेप है प्रारंभिक लेखा परीक्षा मतलब प्रिलिमिनरी ऑडिट। ये क्या होता है, अनुबंध होने के बाद प्रमाणनकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमाणन मानकों के आधार पर दस्तावेजों की उपलब्धता है कि नहीं के लिए संबंधित दस्तावेजों की जांच करता है। तो जब सर्टिफायर सिलेक्ट हो गया तो सर्टिफायर क्या करेगा, सर्टिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेगा।
कि जो जरूर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है सर्टिफिकेशन के लिए वो इनके पास हैं कि नहीं। अगला स्टेप है साइट पर मूल्यांकन, मतलब ऑन साइट असेसमेंट। क्या लिखा है? विशेषज्ञों की एक टीम एक विस्तृत ऑन साइट मूल्यांकन करती है। तो एक जो विशेषज्ञ होंगे ना उस फील्ड के, वो एक टीम जाएगी उनकी और ऑन साइट मतलब साइट पे जाके असेसमेंट करेगी। वन संचालन की जांच करती है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जांच करेगी और कर्मचारियों और स्थानीय लोगों सहित संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करती है। वहाँ जो और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और जो लोकल पीपल हैं उनके भी जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको भी देखेगी। टीम प्रासंगिक मानकों के अनुसार ऑपरेटर के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। फिर टीम क्या करेगी कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे और वहाँ की स्थिति इन सब को मिला के जो ऑपरेटर है ना वो किस तरह से वन का संचालन कर रहा है उसकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेगी। तभी तो पता चलेगा कि कौन से स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कौन से नहीं फॉलो हो रहे हैं। सर्टिफिकेशन पे बेस्ड बात हो रही है यहाँ पे। अगला पॉइंट है समायोजन मतलब एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट से समझ में आ रहा है कि चेंजेस कौन कौन से जरूरी होंगे वो ये है। तो लिखा है विशेषज्ञों की टीम के निष्कर्षों के आधार पर ऑपरेटर को प्रमाणन मानकों को पूरा करने के लिए अपने संचालन को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। तो जो विशेषज्ञों की टीम कुछ निष्कर्ष पे आएगी कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का वो किस तरह से हो रहा है और क्या क्या कमियाँ हैं। तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब आपको फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट ये जरूरी हैं। इन जरूरी एडजस्टमेंट को मेजर करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, मतलब इसके बिना आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। इसी में एक और पॉइंट लिखा है विशेषज्ञों की टीम प्रदर्शन में सुधार के लिए अन्य कार्रवाइयों की भी सिफारिश करती है। तो पहला तो हो गया कि ये चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे यदि आपको जो प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करना है। दूसरा केस है कि कुछ स्टेप्स है वो आप बाद में भी उठा सकते हैं, तो वो स्टेप्स उनको बोला जाता है माइनर करेक्टिव एक्शंस। अगला पॉइंट है प्रमाणीकरण जारी करना, मतलब इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेट जारी होगा तो लिखा जब प्रमाणकर्ता की संतुष्टि के लिए मेजर करेक्टिव एक्शंस को लिया जा चुका होता है तो ऑपरेटर को वन प्रबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वही मैंने बात बोला कि जो एक्शंस होते हैं वो दो तरह के लेने होते हैं, मेजर करेक्टिव एक्शंस और माइनर करेक्टिव एक्शंस। मेजर वो होते हैं जो आपको तुरंत करने होंगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो माइनर होते हैं वो आपको सुझाव दिए जाते हैं कि ये आपको बाद में भी आप कर सकते हो। और इसी में एक लाइन लिखी है आमतौर पर ऐसे प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए वैध होते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है वो कितने वर्ष के लिए जारी होते हैं। तो नॉर्मली ये 7 वर्ष के लिए जारी होते हैं। अगला पॉइंट है सत्यापन लेखा परीक्षाएं। लेखा परीक्षाएं ऑडिट की बात हो रही है, वेरिफिकेशन ऑडिट्स। ये क्या लिखा है प्रमाण पत्र की सत्यापन अवधि के दौरान, मतलब ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि जिसके लिए जैसे 7 वर्ष के लिए आपको यदि सर्टिफिकेट जारी किया गया है तो उस 7 वर्षों के दौरान की बात कर रहा है। मानक मतलब स्टैंडर्ड्स का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और यह गारंटी देने के लिए कि माइनर करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं। यही ऑडिट यहाँ पे आपका होगा कि आपने मेजर तो तुरंत ले लिए और माइनर भी आप ले रहे हैं, उसके लिए ऑडिट होगा। इसके लिए अधिकांश प्रमाणन योजनाओं के लिए वार्षिक सत्यापन ऑडिट की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको वहाँ पे ईयरली ऑडिट होगा जिसमें प्रमाणनकर्ता द्वारा निरीक्षण दौरे शामिल हो सकते हैं। प्रमाणनकर्ता मतलब जो सर्टिफिकेट जारी करता है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टिफायर। और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नई सिफारिशें हो सकती हैं और वो आपको नई सजेशंस दे सकते हैं कि आप इसमें यहाँ पे सुधार कीजिए। इसी में लिखा है पॉइंट आवश्यकताओं के अनुपालन न करने की स्थिति में प्रमाणन निलंबित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ऑडिट ईयरली हो रहा है यदि उस ऑडिट से में जो सुझाव दिए गए उनका आप पालन नहीं करते हैं
तो आपका जो सर्टिफिकेशन है वो बीच में भी रद्द किया जा सकता है। ये नहीं कि 7 साल के लिए मिल गया तो आप जो मन चाहे वो करो। अगला पॉइंट है नवीनीकरण, मतलब रिन्यूअल। क्या है? प्रमाणन की समाप्ति पर नवीनीकरण के लिए एक नया ऑडिट किया जाता है। तो जब आपका सर्टिफिकेट की अवधि जैसे 7 साल के लिए जारी हुआ, वो ख़त्म हो गया, तो फिर आपको रेन्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से ऑडिट किया जाता है नया सर्टिफिकेट जारी करने से पहले। तो ये हो गया आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन की प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे जो चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है वो क्या होता है, वो किस तरह से जारी किया जाता है। लिखा है, यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु या उत्पाद लाइन, मतलब प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहा है, फॉरेस्ट या आर्टिकल और प्रोडक्ट लाइन में निहित लकड़ी का फाइबर, मतलब वुड फाइबर या नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब वन उत्पाद प्रमाणित वन में उत्पन्न होते हैं या कंपनियों को अपने उत्पादों को लेबल प्रदान करता है। तो जो चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है, इसमें वन जो उत्पाद है उनकी बात होती है। तो जो वन के उत्पाद हैं वो सस्टेनेबल तरीके से और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वहाँ से लिए जा रहे हैं कि नहीं, वो चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन डिसाइड करता है और उन चीज़ों पे एक लेबल लगाता है कि इसको चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसी में लिखा हुआ है, जो उपभोक्ताओं को जिम्मेदार वन प्रबंधन का समर्थन करने वाले उत्पादों की पहचान करने और चुनने में सक्षम बनाता है, कि जिन प्रोडक्ट्स में चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट का लेबल लगा होगा तो उनका उपयोग यदि करेंगे यूजर, मतलब आम लोग, तो उनको पता चलेगा कि ये जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये हमको वनों से मिले हैं और इनको चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अगला पॉइंट है, PEFC प्रणाली में चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन को फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। तो अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था PEFC और FSC दो ही ज़्यादा प्रचलित फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन हैं। तो इसमें जो PEFC प्रणाली है उसमें चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोसेस दोनों को एक ही साथ इंटीग्रेट किया जाता है। जबकि लिखा है FSC प्रणाली में दोनों प्रमाण पत्रों के अलग अलग मानक होते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, परंतु आवश्यकता अनुसार उन्हें एक संयुक्त प्रमाण पत्र में बदला जा सकता है। लेकिन आवश्यकता अनुसार दोनों सर्टिफिकेट को एक ही सर्टिफिकेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसमें एग्जाम्पल लिखा है, जब एक ऑपरेटर वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है, मतलब जब दोनों प्रोसेस में एक ही ऑपरेटर काम करता है। अगला पॉइंट है, वन आधारित उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए दो तंत्र हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो पता लगाने के लिए दो तंत्र हैं। तो पहला लिखा है, एक में उत्पादन प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रमाणित और गैर प्रमाणित कच्चे माल का सख्त पृथक्करण शामिल है। तो एक प्रक्रिया में ये है कि पता चल जाएगा, जो मतलब सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो अलग रहते हैं और नॉन सर्टिफाइड प्रोडक्ट वो अलग रहते हैं। मार्केट की बात हो रही है कि मार्केट में जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो अलग रखे जा रहे हैं, नॉन सर्टिफाइड वो अलग। ये पहला हो गया पहचानने का तरीका, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा लिखा है, दूसरे में प्रमाणनकर्ता अवैध कटाई से सामग्री को शामिल करने से बचने के लिए नियंत्रित प्रक्रियाओं के तहत प्रमाणित और गैर प्रमाणित कच्चे माल या पुनः प्राप्त वन आधारित सामग्रियों के मिश्रण की अनुमति देता है। तो क्या बोल रहा है कि दूसरे में जो सर्टिफायर होता है ना, वो क्या करेगा ना कि कई बार अवैध कटाई से जो प्रोडक्ट आए ना उसमें भी हो सकता है लोग लेबल लगाने की कोशिश करें क्योंकि उसका रेट अलग होगा। तो इस केस में जो सर्टिफायर होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को मिक्स तरीके से मार्केट में भेजने की अनुमति दे देते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन एक व्यक्तिगत कंपनी कई छोटे छोटे एंटरप्राइजेज। अब यहाँ पे बात चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन की गई है। इसमें बोल रहा है कि ये जो चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है एक इंडिविजुअल फैक्ट्री को भी, एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को भी इशू किया जा सकता है या कई छोटे छोटे एंटरप्राइज की
प्रोसेस का जो सेट ऑफ प्रोसेस है उसको इशू किया जा सकता है, या कई स्थानों पर कार्य करने वाले किसी बड़ी जो कंपनी है उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि उसके लिए छोटी होनी चाहिए कंपनी की, बड़ी होनी चाहिए, या एक जगह पे काम करनी चाहिए एक से अधिक जगह। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगला पॉइंट लिखा है, किसी उत्पाद को चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के सभी एंटिटीज के पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही बात मैंने बोला कि किसी प्रोडक्ट के पास यदि चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट वहाँ से वन से निकला और एंड यूजर तक गया, तो इसके बीच की जितनी भी प्रोसेस है ना, ऐसा तो है नहीं कि जो वनों से मिला वो डायरेक्ट पहुँच जाता हो, उसमें कई बीच में प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल यूज किया जाता हो वन से, उसको चेंज करके दे दिया जाता हो किसी दूसरे फॉर्म में जो एंड यूजर है। तो सभी जो बीच की प्रोसेसेस है ना, उसमें सर्टिफिकेशन जरूरी है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन की सभी प्रक्रियाओं के लिए सामान्य केंद्रीय रूप से प्रशासित मॉनिटर किए गए नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो प्रमाणनकर्ताओं को नमूना दृष्टिकोण का उपयोग करके भाग लेने वाले संचालन या साइटों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। इनका कहने का ये मतलब है कि अलग अलग प्रोसेसेस पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए सैंपल भी दिया जाता है, जिससे आप कंपैरिजन कर सको कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे भारत में जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है, वन प्रमाणन है, उसकी स्थिति क्या है। पहला पॉइंट लिखा है, भारत में वन प्रमाणन उद्योग पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है। मतलब अभी भारत में जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है उतना क्या बोलेंगे, फेमस नहीं है, पॉपुलर नहीं है, अभी 15 वर्ष ही हुए हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, वर्तमान समय में केवल उत्तर प्रदेश में वन प्रमाणित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय इंडिया में फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन केवल उत्तर प्रदेश में लागू है, एक ही स्टेट है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट लिखा है, उत्तर प्रदेश वन निगम, मतलब उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के 41 डिवीजन वन प्रमाणन समर्थन कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, मतलब PEFC, वही जो मैंने बताया था। PEFC होता है या FSC होता है। तो जो उत्तर प्रदेश वन निगम के 41 डिवीजन जो है ना, वो PEFC द्वारा जारी सर्टिफिकेशन है ना, उसको फॉलो करते हैं, इसके द्वारा प्रमाणित है, जिसका अर्थ है PEFC द्वारा समर्थित मानकों के अनुसार उनका प्रबंधन किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये बात दी गई। अगला पॉइंट लिखा है, कुछ अन्य राज्यों में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किए, लेकिन बाद में उन सभी ने सदस्यता वापस ले ली। इस पॉइंट का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ अन्य राज्यों ने भी शुरुआत में तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तो उसकी जब अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने वो सर्टिफिकेशन ख़त्म हो गया उनका, और दोबारा उन्होंने नई सर्टिफाइड करवाया। अगला पॉइंट लिखा है, भारत में वन प्रमाणन अभी भी प्रारंभिक चरण में है, इनिशियल स्टेज में है, वो शुरुआत में ही मैंने बताया, इसलिए देश वन प्रमाणन के लाभों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है ना, उसके जो लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं, उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को अभी जागरूकता की ज़रूरत है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अपने यहाँ, वो भी कम है। अब हम लोग देखेंगे भारत के विशिष्ट मानक, मतलब सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू इंडिया। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, भारत केवल प्रसंस्कृत लकड़ी के निर्यात की अनुमति देता है, प्रकाष्ठ टिम्बर की नहीं। मतलब हमको लगता है इसका प्रसंस्कृत लकड़ी का मतलब फाइबर पल्प होगा, पल्प फाइबर की अनुमति देता है, लेकिन टिम्बर की अनुमति नहीं देता। मतलब भारत से टिम्बर का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं होता है। लिखा है, वास्तव में भारतीय वनों से काटी गई लकड़ी आवास, फर्नीचर और अन्य उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सीधी समझने वाली है।
अगला पॉइंट लिखा है भारत में वन प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख क्यूबिक मीटर लकड़ी का योगदान करते हैं। ये डेटा आपको याद रखना है, 50 लाख क्यूबिक मीटर। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों की लगभग 85% मांग वन क्षेत्र से बाहर के पेड़ों, मतलब ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, इसको शॉर्ट में TOF बोलते हैं, से पूरी होती है, जबकि 10% का आयात किया जाता है। तो आप समझ लीजिए 85% जो लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद हैं वो जो फॉरेस्ट हैं उससे बाहर की लकड़ी से होता है उसका भरपाई, और 10% इम्पोर्ट करते हैं, बचा कितना 5%, तो 5% के लगभग वनों द्वारा उत्पादित होता है। अभी लिखा है भारत, अगला पॉइंट, भारत की लकड़ी का आयात लागत प्रतिवर्ष इतनी है 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए, इस इतने की आप इंपोर्ट इंडिया हर साल करता है। अगला पॉइंट लिखा है चूंकि TOF, ये ट्रीज आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट की बात हो रही, मतलब वो पेड़ जो वनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वन के बाहर के पेड़ इतना महत्वपूर्ण है कि उनके स्थायी प्रबंधन, मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट हेतु नए प्रमाणन मानक विकसित किए गए हैं। अब इनका कहना है कि जो TOF हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि उनके भी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए नए सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है ना वो डेवलप किए जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है PEFC के पास पहले से ही TOF प्रमाणन है, मतलब जो PEFC है उसके पास पहले से ही TOF सर्टिफिकेशन है, और वर्ष 2022 में FSC ने भारत विशिष्ट मानकों को जारी किया है जिसमें TOF प्रमाणन शामिल है। तो FSC ने 2022 में इंडिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को इशू किया है जिसमें TOF को भी शामिल किया गया है। ये हो गया आपका फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन टॉपिक ओवर। मैंने अपने हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए जितना भी ज़रूरी पॉइंट है वो सभी बताए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।